नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। रायबरेली में युवक को जेल भेजने से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छाई के बदले ऐसा व्यवहार मिले तो प्रदेश का कल्याण आखिर कैसे होगा। षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों की जांच हो। रुपए से भरा बैग सौंपने पर पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया था। तो रायबरेली से पूरा मामला, जिसमें एक युवक को अच्छाई करना भारी पड़ गया। तो रायबरेली में एक युवक ने पैसों से भरा बैग पुलिस को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने उसी को डकैती के आरोप में जेल में बंद कर दिया था। अब इस मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अच्छाई के बदले अगर ऐसा व्यवहार मिले तो प्रदेश का कल्याण आखिर कैसे होगा। षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से रायबरेली में युवक को जेल भेजने का मामला सामने आया था, अब इस मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अखिलेश यादव बीजेपी की योगी सरकार पर तंज भी कस रहे हैं और हमलावर भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, चाहे मंगेश यादव इनकाउंटर मामला हो या फिर अन्य मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। और अब बात करें रायबरेली में युवक को रुपए से भरा बैग मामले में जेल भेजने का, तो सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए युवक को न्याय देने की बात कही थी और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा हमला योगी सरकार और योगी की पुलिस पर किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस युवक ने पुलिस की मदद की, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की, उसे ही पुलिस ने जेल भेज दिया। तो यह कहीं ना कहीं जो है लेकिन मोहम्मद आसिफ, सवाल तो उठेंगे ना। जिस तरह से डकैती होती है 8 लाख की, एक युवक जब अच्छाई दिखाता है, पुलिस को जो पैसों से भरा बैग उसे मिलता है वो वापस करता है, तो यूपी पुलिस उसी को घेरे में लेती है और 12 दिन जेल में बंद रखती है। वो तो अगर गांव वाले प्रदर्शन नहीं करते, प्रेशर नहीं बनता, दबाव नहीं बनता, तो पुलिस शायद रिहा भी नहीं करती। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर मौके मिलेंगे, योगी सरकार की जो पुलिस है अगर वो ऐसे मौके देगी, तो समाजवादी पार्टी तो मौकों का फायदा उठाएगी। जी निश्चित तौर पर यह जिस तरह से जो मामला हुआ है रायबरेली में, एक युवक को रास्ते में पैसे से भरा बैग मिलता है और वह उसे लेकर गदागंज पुलिस थाने पर पहुंचता है, लेकिन पुलिस ने ही आरोप है कि गलत तरीके से उसे लूट के केस में जेल भेज दिया। 12 दिन बाद उनकी रिहाई हुई और पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर आप स्थिति बताई। तो कहीं न कहीं यह मामला अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है यूपी पुलिस पर भी और योगी सरकार पर भी। बिल्कुल आसिफ, अभी आपने कहा कि वो बैग, पैसों से भरा बैग जो है उस युवक को मिलता है और वो पुलिस के पास जाता है, उसे जमा करता है। लेकिन जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर देती है, कोई ना कोई रीजन जरूर बताती है। तो आखिर पुलिस ने ऐसा क्या रीजन देकर उसे गिरफ्तार किया था? देखिए, अगर बात करें युवक को जेल भेजने की, तो कहीं न कहीं जो खुलासे होते हैं, बात रायबरेली की ही नहीं, कई ऐसे तमाम खुलासे हैं जिस पर उंगली उठना शुरू हो जाती है पुलिस की कार्यशैली पर। और यहाँ पर अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से युवक का कहना है कि उसे रुपयों से भरा बैग मिलता है, वो आरओ का पानी लेने जा रहा था और उसने पुलिस की मदद के लिए रुपए से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया। तो कहीं न कहीं यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर युवक ने रुपए से भरा बैग पुलिस को सौंपा था तो पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं अगर इस मामले में दाल में कुछ काला है तो पुलिस को पहले तफ्तीश करना चाहिए था, तब युवक को जेल भेजना चाहिए था। और पुलिस के मुताबिक यह कहना है पुलिस का कि वह युवक लुटेरा है और उसने डकैती डाली थी और रुपए से भरा बैग
लेकर कहीं जा रहा था, जिसे पुलिस ने कामबिन कर पकड़ लिया। तो ऐसे में जो विरोधाभास है युवक के बयान और पुलिस का, तो इससे कहीं न कहीं यह एक जांच का विषय है। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और जिस तरह से यह मुद्दा एक सियासी मुद्दा बन चुका है, इस पर अब योगी सरकार निशाने पर भी आ गई है और साथ ही साथ यूपी पुलिस की कार्यशैली भी निशाने पर है। और यह मामला जो है कई दिनों से अब सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर सवाल दागे हैं एक युवक के जेल भेजे जाने पर, तो कहीं न कहीं यह मुद्दा गर्मा गया। हालांकि ऐसे मुद्दे अब लगातार जो है सुर्खियों में आएंगे, क्योंकि उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के पहले बिल्कुल, यानी उपचुनाव से पहले मोहम्मद आसिफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या विपक्ष हो, वो कोई भी मुद्दा छोड़ने के मूड में नहीं है। हर मुद्दे को बुनाया जा रहा है, चाहे वो मंगेश यादव एनकाउंटर का मसला हो या फिर जिस तरह से रायबरेली का ये मामला सामने आया है। विपक्ष के निशाने पर है योगी सरकार की पुलिस। यहां पर जिस तरह से रायबरेली का ये मामला सामने आया, प्रशासन का क्या कुछ इसके बाद बयान आया या क्या कुछ कहना? कि अगर बात करें सियासी मुद्दों की, तो सियासी मुद्दे अब कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब सामने आए हैं, चाहे मंगेश यादव एनकाउंटर मामला हो या फिर रायबरेली में जो है युवक को जेल भेजने का मामला हो। तो ऐसे मुद्दे अब लगातार आते रहेंगे और देखने को मिलते रहेंगे। अगर बात करें रायबरेली पुलिस की, तो रायबरेली कप्तान का कहना है कि इस मामले में गंभीरता से जांच होगी। अगर युवक दोषी नहीं था और उसे जेल भेजा गया, तो इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा वर्दीधारियों पर, जिससे ऐसे जो कामचोर वर्दीधारी जो शासन और प्रशासन की छवि धूमिल करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल अब जिस तरह से यह मुद्दा अब यूपी में सुर्खियों में बन गया है, इससे कहीं न कहीं अब जो है एक विपक्ष को बड़ा मौका भी मिल गया है। हालांकि कहावत यह भी है कि जहां धुआं होता है वहीं आग होती है, तो कुछ न कुछ खेल पुलिस की तरफ से किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जिस तरह से आक्रोशित है उसके परिजन और स्थानीय लोग, तो कहीं न कहीं पुलिस ने बड़ा खेल करने की कोशिश की थी। इस पर भी जांच की जाएगी और साथ ही साथ जिन पुलिस कर्मियों ने युवक को जेल भेजा था, उनके भी चाल चरित्र की जांच होगी और जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि यह मामला अब कहीं न कहीं बढ़ चुका है और रायबरेली से उठकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले लिया। फिलहाल अब रायबरेली मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन मोहम्मद आसिफ पुलिस जो है, क्योंकि युवक पहुंचता है पैसों से भरा बैग वापस करने पुलिस के पास और उसके बाद पुलिस उसी को निशाना बनाती है। जैसा आपने भी कहा, तफ्तीश नहीं हुई और पहले ही जेल भेज दिया, 12 दिन तक जेल में रहा। तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई अब उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, जैसा आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले पर नजर बनाई है, क्या किसी का निलंबन या किसी का सस्पेंशन संभव? देखिए, अभी इस मामले में जांच टीम गठित की गई है। एसपी ने मामले की जांच एडिशनल एसपी और सीओ को सौंपी है और सीओ और एडिशनल एसपी इस मामले की तह तक जाएंगे कि आखिर मामले में सच्चाई क्या है। इस मामले में अगर युवक को फर्जी जेल भेजा गया है, तो रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर यह मामला आरोपों तक ही रहता है और पुलिस ने विरोध किया है, तो पुलिस की शाबाशी भी होगी, क्योंकि अब यह मामला कहीं न कहीं यूपी पुलिस के लिए नासूर बन चुका है और इसकी दवा पुलिस अधिकारियों को ही करती है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है उसके लिए नासूर बिल्कुल बन चुका है। तो आसिफ बने रहिएगा हमारे साथ, बात कर लेते। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा था, जिसके बाद से लगातार ये मामला तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि अच्छाई के बदले ऐसा व्यवहार है तो प्रदेश का कल्याण होगा या नहीं। तो अखिलेश यादव लगातार इस विषय को लेकर तंज कर रहे थे।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा से ये खबर आ रही है, सीएम नयाब सिंह सैनी आज करेंगे नामांकन। आपको बता दें, लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में सीएम सैनी होंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नयाब सैनी आज नामांकन करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं नामांकन के बाद अपना दाखिल करने के बाद वो सीएम सैनी जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर का तो हरियाणा के सीएम सैनी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि बताया जा रहा था कि सीएम नयाब सैनी जो है वो करहल सीट से जीतना चाह रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है उन्हें पे दबाव बनाई और उन्हें लाडवा विधानसभा सीट दिया गया है। तो नामांकन दाखिल करने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो नयाब सैनी आज नामांकन दाखिल करेंगे। लाडवा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी कि सीएम नयाब सैनी आज नामांकन दाखिल करेंगे, जहां वो लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा के सीएम नयाब सैनी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जहां वो लाडवा विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। आईसीयू में भर्ती महंत ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। चिकित्सकों की देखरेख में उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य है। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने ये जानकारी दी। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो ट्रस्ट कर रही है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद लखनऊ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आईसीयू में वो भर्ती थे। हालांकि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि वो अयोध्या जाना चाहते हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ में आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी चिकित्सकों की देखरेख में उनकी स्थिति सामान्य है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने यह जानकारी दी कि स्थिति सामान्य होने के साथ ही महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या आने की इच्छा जताई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां यूपी शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के साथ भी किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यूपी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, आरक्षित वर्ग के साथ भी किसी तरह का अन्याय ना हो। उन्होंने सरकार से ये कहा है कि जो सरकार है वो ईमानदारी पूर्वक इस पर सुनवाई करे। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसमें हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर से जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए और दोबारा से उसका रिजल्ट बनाया जाए, जिसको लेकर 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि जो मामला हाई कोर्ट में कहा गया था उसे अब नहीं माना जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। तो उसी को लेकर अब मायावती ने ट्वीट कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के भी साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। सरकार इसमें ईमानदारी पूर्वक न्याय सुनाए या सरकार इसमें ईमानदारी पूर्वक काम करे। तो ये मायावती का ट्वीट है। उन्होंने अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए।
शिक्षक भर्ती को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी की सरकार दोहरा खेल खेल रही है। 3 दिन के काम में 3 महीने का इंतजार। मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय के लिए टालना चाह रही है सरकार। बीजेपी सरकार को ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है पूरा मामला, जिसको देखते हुए विपक्ष योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी की सरकार दोहरा खेल ना खेले। 3 दिन के काम में 3 महीने का इंतजार। मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय के लिए सरकार टालना चाह रही है और बीजेपी सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, लगातार विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते आया है। अब जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें लंबे समय से शिक्षक जो है वो भी हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भैया, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वह मंत्रियों के जो है आवास की चौखट पर पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन की बात करें तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, संजय निषाद मंत्री वह भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों के जो है आवास पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर फरियाद कर चुके हैं। बावजूद इनके अभी तक कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है और सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि जो काम 3 महीने में होना चाहिए, 3 दिन में होने चाहिए, उसके लिए 3 महीने का समय दिया गया और मामले को लटकाने अटकाने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। अब यह मामला जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के पास भी पहुंचा है। दोनों दिग्गज नेताओं ने सरकार के इस नीति और फैसले का पर बड़ा हमला और तंज भी कसा है और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। कहा है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है और जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ सरकार दोहरा मापदंड और खेल खेल रही है, दोहरी सियासत से अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी न करे और जो काम 3 दिन में हो सकता है उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना यह बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से बिल्कुल, यानी मोहम्मद आसिफ, अब विपक्ष भी नौकरियों को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। यानी कि उपचुनाव में इसका कितना फायदा अखिलेश यादव या विपक्ष को होता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर रायबरेली से है, जहां बालू खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि माफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में खुलेआम नहर से अवैध बालू खनन किया जा रहा है। वहीं बालू खनन करते वीडियो भी वायरल हो गया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल किया है। अमेरिका के वर्जीनिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों के बाद कुछ बदल गया। चुनाव के बाद अब डर खत्म हो गया है। ये डर फैलाने में सालों लग गए और 1 सेकंड में ये डर गायब हो गया। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे इस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है, अब यू कैन सी इट, I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it. अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी में सुल्तानपुर डकैती केस के बाद से ही जिस तरह से जाति को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है, उससे यह साफ है कि उपचुनाव से पहले कोई भी दल इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में छिड़ी जातीय जंग में अब राहुल गांधी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद छिड़ी जाति की आग की लपटों में अब कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी राजनीतिक रोटियां क्या सेक रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पहले पोस्ट किया, ठीक उसके अगले दिन फिर मायावती ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। पहले राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को कानून विरोधी करार दिया, वहीं एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह से इस्तेमाल करने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कई निशाने लगाते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाया है, उससे एक बार फिर से जातियों पर जंग छिड़ गई है। और सवाल यही कि क्या अपराधियों की जांच पूछकर एनकाउंटर किए जाएंगे। मंगेश यादव के नाम का जिक्र करते हुए उससे साफ है कि देर से ही सही, लेकिन जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस भी अब मैदान में कूद चुकी है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में जातीय जंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल है, उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी है। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर निशाने साधे। राहुल गांधी की तरह बसपा सुप्रीमो ने भी जातीय मुद्दे पर बीजेपी के साथ सपा पर भी निशाना साध एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में बीजेपी और सपा को चोर चोर मुसेरे भाई करार देते हुए जातीय राजनीति को तूल देने का आरोप लगाया। वहीं बसपा राज के कानून की याद दिलाते हुए योगी सरकार पर भी हमला बोला। कुल मिलाकर यूपी में उपचुनाव से पहले छिड़ी जातीय राजनीति की जंग में अब सपा बीजेपी के साथ कांग्रेस और बीएसपी की एंट्री ये जंग को दिलचस्प बना रही है। जहां एक दूसरे पर तीखे बयानों की भरमार है, मगर देखना यह होगा कि इस जातियों की जंग में खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने वाली ये पार्टियां सही मायने में जातियों के साथ कितना न्याय कर पाती हैं, वो सवाल तो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की जात के आधार पर हो रही सियासत क्या वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।